ओके, सो इम्पार्टिबल स्टेट का मतलब वो प्रॉपर्टी जिसका पार्टीशन नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब जिन्होंने ओरिजिनल जो ओनर थे प्रॉपर्टी के वो तो गुजर गए, उनको बरसों हो गए, उनके बाद उनके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, 2-3 जनरेशन आगे चली गई। अब वो महल जो है वो अभी भी इम्पार्टिबल है। 3 जनरेशन के बाद अब चौथी जनरेशन उस महल में रहती नहीं है, उस महल को होटल को दे दिया है। उदयपुर में बहुत से ऐसे पैलेसेस हैं जहाँ 5 स्टार होटल्स खुल गए हैं। तो वो लोग बेच तो सकते नहीं प्रॉपर्टी को, लेकिन लीज पे तो दे ही सकते हैं। अब जो इनकम आती है उस होटल से वो कोई एक बंदा कलेक्ट करता है, और वो एक बंदा कलेक्ट करके बाकी के फैमिली मेंबर्स में इक्वल रेशियो में, भाई परिवार के हिसाब से कि भाई तुम्हारे 2 बच्चे थे, तुम्हारे 3 बच्चे थे, तो आपके पापा का इतना हिस्सा था, तो मेरे बेटे का इतना हिस्सा है, ये सारे कैलकुलेशंस करके इक्वली डिवाइड कर देते हैं उस इनकम को। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भाई देखो, जहाँ इम्पार्टिबल स्टेट है वहाँ हर बार ऐसा हो रहा है कि 15, 20, 50 इतने सारे ओनर हो जा रहे हैं एक ही प्रॉपर्टी के, तो हम किससे किससे पैसे मांगते फिरे। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है देखो भाई, हम तो ये मानते हैं कि जो एक बंदा है ना जिसको अपॉइंट किया गया है कि इस प्रॉपर्टी के हिसाब का मैनेजमेंट देखेगा, इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे वो इनकम को कलेक्ट करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सीधे सीधे वही होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट इनकम टैक्स एक्ट के लिए डीम्ड ओनर हो जाता है। ये होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट एक्चुअली ओनर नहीं होता है, उसके पास ओनरशिप नहीं है, वो प्रॉपर्टी तो ट्रस्ट के पास है, लेकिन जो होल्डर है इम्पार्टिबल स्टेट का उसके ऊपर ये ड्यूटी रहती है कि यार तुम इस प्रॉपर्टी को अगर मोनेटाइज करना चाहते हो, रेंट पे देना चाहते हो, तो तुम ही मैनेज करो। कोई एक आदमी होना चाहिए ना, 20 लोग 50 लोग तो आएंगे नहीं रेंट एग्रीमेंट पे साइन करने या बार बार रेंट की किच करने। वो बोलेगा अरे मैंने तो इनको दिया था, उनसे कंफर्म करो, अच्छा इनको नहीं मिला, उनको दिया था। कन्फ्यूजन होना चाहिए, सॉरी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन होना चाहिए बोल रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट कि भाई वो एक बंदा बात करेगा, वो बोलेगा जितनी रेंट है उतनी रेंट रहेगी, वो वसूलेगा रेंट का अमाउंट सबसे, और वो बाकी सारे फैमिली मेंबर्स में बांटेगा। इसके लिए उसको अलग से पैसे भी मिलते हैं। बाय द वे ये भी बता दूं, जो होल्डर होता है ना उसको अलग से पैसे भी, रेम्यूनरेशन भी दी जाती है, भाई तुम ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो तो ये लो, उसके लिए कुछ पैसे तुम भी रख लो, ठीक। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है ठीक है, जो होल्डर है, जो सारा जिम्मेदारी लेके सब काम कर रहा है, हम उसको ही ओनर मान लेंगे और उससे ही इनकम टैक्स कलेक्ट करेंगे। उसकी इनकम में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ये ऐड होगा। अब एक यहाँ पे आपको सवाल पूछना चाहिए था मुझसे कि सर जो होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट है वो एक्चुअली ओनर तो है नहीं, जो पैसे आ भी रहे हैं प्रॉपर्टी से वो कौन सा अपनी जेब में रख रहा है, वो तो सिर्फ आ रहे हैं ना उसके अकाउंट में, फिर तो वो हिसाब किताब करके डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है सबको। आइडियली जो शेयर है होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट का, सिर्फ वो शेयर ही टैक्सेबल होना चाहिए होल्डर के हैंड्स में। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट क्या बोल रहा है कि नहीं, हम सारा का सारा आपके हैंड्स में टैक्सेबल कर देंगे, पूरी इनकम आपकी है। तो क्या ये होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट के साथ अनफेयर नहीं हो रहा है, गलत नहीं हो रहा उसके साथ कुछ? पता चला भाई साहब साल का रेंट आ रहा है 10 करोड़ रुपए, अब वो 10 करोड़ रुपए उसकी इनकम भी नहीं है, वो 10 करोड़ रुपए 100 लोगों में बटेंगे, लेकिन उसको टैक्स पूरे के पूरे 10 करोड़ रुपए देना है। तो इस केस में क्या होता है कि जो होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट है उसके पास ये राइट होता है कि जो टैक्स वो उस प्रॉपर्टी पे कर रहा है, वो सारे टैक्सेस, वो सारे खर्चे वो बाकी के ओनर्स के शेयर में से कट कर लेता है। टैक्स देता तो वो है अपनी इनकम में दिखा के, पर जो भी टैक्स बनता है उस इनकम की वजह से वो सारे लोग बियर करते हैं, सबकी रेंटल इनकम में से कट के तब पहुंचता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अब देखो ये जो तीसरा पॉइंट है ना, रिपीट करूं, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट का मतलब पहले तो क्या होता है? इम्पार्टिबल स्टेट मतलब कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है जिसको पार्टीशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि समहाउ ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है या विल में लिखा हुआ है, जिसको पार्टीशन नहीं किया जा सकता बेसिकली फॉर एनी रीजन। इम्पार्टिबल स्टेट के पीछे कोई एक रीजन नहीं होता है, कई बार कई तरह के रीजन होते हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी जब इम्पार्टिबल होती है तो उसका एक होल्डर अपॉइंट किया जाता है, कोर्ट उसका होल्डर अपॉइंट करता है, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट। कई बाय द वे ये भी देखो, इसमें भी कई चीज़ें हैं।
आदमी अगर कहानी बताने लगूँ तो भाई बहुत गहराई है। जो होल्डर भी है ना वो हर बार कोर्ट अपॉइंटेड नहीं होता। अगर मान लो कि कोई ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और ट्रस्ट डीड में लिख के गया है कि फॉर एग्जांपल प्राइवेट ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होती है ये सब, कि ये जो ट्रस्ट इस बनाया गया है ये हमारे फैमिली मेम्बर्स को मिला के बनाया गया है, और हमारी फैमिली में जो भी एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा, ये बहुत कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जो नॉर्मली मैंने देखा हुआ है बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ में, कि जो घर का एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है ना उसको होल्डर बना दिया जाता है। अगर ट्रस्ट ने किसी को होल्डर नहीं बनाया और लोग झगड़ा कर रहे हैं कि मैं होल्डर बनूंगा मैं होल्डर बनूंगा, तो कोर्ट आके होल्डर अपॉइंट कर देता है उस केस में। तो एनी हाउ कोई कैसे भी होल्डर बने, वो इम्पार्टिबल स्टेट कैसे भी इम्पार्टिबल बनाओ, उस कहानी पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ है बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को, बहुत से केस लॉज हुए हैं, लेकिन आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बात समझ जानी है, अगर कोई होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट है तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि हम इसी को हाउस प्रॉपर्टी का ओनर मानेंगे, इसी की इनकम में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऐड होगी, इसी को टैक्स देना पड़ेगा। बाद में ये टैक्स वसूल कर ले रहा है बाकी लोगों से, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट? क्लियर? एवरीबडी कंफर्टेबल? किसने, किंजल ने शायद बोला था ना रिपीट करने को। किंजल, आर यू कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट नाउ? देखो सबका यस आ गया, किंजल का यस नहीं आया शायद। सौरभ, यश, कौस्तव, श्रिया, मनीषा, सौरभ ने तो दो बार यस बोल दिया चलो आ गया, किंजल का भी यस आ गया। होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट, मैटर क्लोज करें अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। ये जो अगला पॉइंट है बेटा, दिस इज कंप्लीटली अननेसेसरी। बेचारे इनकम टैक्स वाले भी परेशान हो गए जनता से। वो कोई रूल बनाते हैं तो जनता जो है ना उस रूल को ऐसे घुमा के फिरा के कहीं ना कहीं से रूल में छेद निकाल लेती है। अब देखो, जब फ्लैट का चलन चालू हुआ, मेट्रो सिटीज़ में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, ये सब जगह पे सबसे पहले फ्लैट्स का फैशन चालू हुआ था कि भाई छोटी सी ज़मीन है, रहने वाले बहुत से लोग हैं, ऐसा करो 1-2 फ्लोर का घर ना बना के 5 फ्लोर 10 फ्लोर का घर बना दो और एक ही बिल्डिंग में कई सारे छोटे छोटे फ्लैट्स निकाल दो। जब वो फ्लैट्स निकल जाएंगे तो क्या होगा, हम उसको फ्लैट्स को सेल कर देंगे एक एक करके और बड़े पैसे कमाएंगे। बहुत ज़बरदस्त धंधा चल रहा था। प्रॉब्लम एक ही थी कि जब आप बहुत ज़बरदस्त पैसे कमाते हो ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ज़बरदस्त आपसे टैक्स भी ले लेता है। तो बिल्डर लोगों को एक आइडिया आया कि यार एक बात बताओ, पैसे तो हम तब कमाएंगे ना इनकम टैक्स की निगाह में जब हमने कोई प्रॉपर्टी सेल करी हो। हाँ जी, बात तो सही है। अगर हम प्रॉपर्टी सेल ही ना करें तो भाई सामने वाला अचंभित रह गया, बिल्डर साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल नहीं करेंगे धंधा कैसे चलेगा हमारा। तो बिल्डर साहब ने एक आइडिया दिया, देख भाई हमारी जो प्रॉपर्टियां हम बनाते हैं, जो बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं, क्या हम उस बिल्डिंग के सभी लोगों को जो भी प्रॉपर्टियां वहाँ खरीद रहे हैं, क्या हम उनके साथ एक परिवार जैसा बिहेव नहीं करते, परिवार जैसा बर्ताव नहीं करते? क्या उनमें आपस में दोस्ती नहीं हो जाती? क्या उनका आपस में एक तरह का क्लब नहीं बन जाता? उसने बोला सही बात है भैया। तो बिल्डर ने बोला कि यार देखो, हम फ्लैट बेचेंगे तो सीधे सीधे हमें टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी बनाई, उसमें लेट्स से कि छोटी प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 50 फ्लैट निकाल दिए, ठीक है। अब ये 50 फ्लैट जो है इसको हम घर बोल के नहीं बेचेंगे, हम ये बोलेंगे कि ये हमारी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी कई तरह की होती है। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये होता है कि कुछ 10-20 लोग हैं जो आपस में मिल के कोऑपरेट करके कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो म्यूचुअल बेनिफिट का है। रिपीट करो इस बात को, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें बहुत सारे 4-5-6 लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स मिल जाते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं और कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे सबका भला हो, हर मेंबर का भला हो। ठीक, आजकल क्या है, मॉडर्न हो गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कंपनी फॉर्मेट में भी बनने लगी है। इसको अपन क्या बोलते हैं, दूसरा हाईलाइटर ट्राई करूँ, एक ये वाला पिंक अच्छा नहीं, ऑरेंज ट्राई करते हैं।
सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट वाली कंपनी। तो अगर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी ना बना के कंपनी बना दी सेक्शन 8 की, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना दिया, एओपी के तौर पे रजिस्टर कर दिया उसको। हमने पढ़ा है ना एओपी क्या होता है, याद है बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लास में बहुत पहले। लेकिन जो मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर फैशन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला ही है। तो अपन कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जांपल को लेके ही बात करेंगे। आपको बस बैक ऑफ द माइंड में ये ध्यान रखना है कि हो सकता है ना कि कोई कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी की जगह कंपनी दे दे या एओपी दे दे, तो इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रक्चर तो सेम है। तो कहानी क्या है पूरी समझो। बिल्डर ने कहा कि भाई हम क्या करेंगे ना, हम एक बड़ी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेंगे। वो क्या नाम है, जेठालाल, वो गड़ा वाला जो आता है सीरियल, उसमें कौन सी सोसाइटी है जिसका वो एकमेव सेक्रेटरी है, क्या नाम है उसका, अरे गोकुल धाम। ठीक है, मान लो गोकुल धाम सोसाइटी बना दी उसने। अब भिड़े जो है, भिड़े जी आए वहां प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्होंने कहा भिड़े भाई साहब ये एक मेरे को फ्लैट बढ़िया लग रहा है, ये कितने का पड़ेगा? बोलेगा भिड़े साहब ये गोकुल धाम सोसाइटी है, यहाँ हम फ्लैट नहीं बेचते, हम तो परिवार का हिस्सा बनाते हैं आपको, आइए हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। भिड़े के चेहरे पे मुस्कान आ गई, अरे वाह परिवार का हिस्सा बना रहे हैं। जैसे ही उसने कहा कि हाँ भाई मुझे भी बनना है परिवार का हिस्सा, कैसे बने बताओ, तो उसने कहा कि देखिए अगर आप परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और वो वाले घर में रहना चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं, आपको ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए देने होंगे। तो उसकी हवाई उड़ गई चेहरे की, 1 करोड़ 20 लाख किस चीज़ के भाई साहब? उसने बोला हमारी सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए, ये तो मेंबरशिप फीस है। और यही नहीं, आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जैसे बोले जाता है ना फ्लैट में, एएमसी भी देना पड़ेगा हर साल थोड़ा थोड़ा, और एक मुश्त आपको 1 करोड़ 20 लाख देने होंगे, तो ही हम आपको मेंबर बना के और वो एरिया अलॉट करेंगे। क्या होता है कि जब ऐसे लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना तो रियल एस्टेट का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप खरीदी है, उस मेंबरशिप में बड़ा साफ साफ लिखा रहता है कि ये जो भाई साहब मेंबर हैं इन्होंने मेंबर बनने के लिए हमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए और उसके बदले हमने इनको हमारी सोसाइटी में जो एक फ्लैट नंबर 24 बना हुआ है, हमने वो फ्लैट इनको अलॉट कर दिया बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। और हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी फ्लैट्स हैं वो सिर्फ मेंबर्स को ही दिए जाएंगे, मेंबर्स ही उसमें रह सकते हैं। मेंबर्स के पास पूरा अधिकार होगा कि वो अपने हिस्से की मेंबरशिप को सेल आउट कर सके। मेंबर्स के पास पूरा अधिकार होगा कि वो अपने हिस्से में अलॉट की हुई प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सके। तो बेसिकली जैसे प्रॉपर्टी खरीदने पे जो जो राइट मिलते हैं वही राइट आपको इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबरशिप खरीदने पे भी मिल जाते हैं। अब समझ में आया गेम क्या हो रहा है? बोल रहे हैं मेंबर बना रहे हैं पर एक्चुअली फ्लैट बेचते हैं वो लोग। तो इनकम टैक्स एक्ट ने कहा, ये प्रैक्टिस जो है ना वो बड़ी कॉमन है। तो इनकम टैक्स एक्ट ने भी जब ऐसे 3-4 बार लोगों को करते हुए देखा तो खुद को अमेंड कर लिया। इनकम टैक्स वालों ने एक्ट को अमेंड कर दिया और उसमें बोला कि भैया देखो, अगर तुम ऐसी किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप खरीद रहे हो जिसको खरीदने पे तुमको रहने का घर मिल रहा है या रहने का या लेट आउट करने का तुमको हाउस प्रॉपर्टी अगर मिल रही है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने पे, तो उस केस में यही माना जाएगा कि आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप नहीं खरीदी, आपने उस घर की ओनरशिप खरीद ली है। यू विल बी कंसिडर्ड टू बी डीम्ड ओनर, और उस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी कमाई होती है पूरी की पूरी इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोलो दोस्त, ये समझ में आया? एवरीवन कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट? ठीक, चलो लास्ट लाइन अगेन। लास्ट लाइन इज वेरी सिंपल। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आपने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप खरीदी, किसी सेक्शन 8 कंपनी में मेंबरशिप खरीदी, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में मेंबरशिप खरीदी और वो मेंबरशिप खरीदने की वजह से आपको हाउस प्रॉपर्टी के राइट्स मिल गए, तो ये माना जाएगा कि आपने मेंबरशिप नहीं खरीदी है, आपने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है। यू विल बी कंसिडर्ड टू बी डीम्ड ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। डीम्ड ओनर का मतलब क्या? जिसको ओनर मान लिया गया।
ऑन पेपर वो ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का। ऑन पेपर तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एज अ होल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक खपरे में खुद की लीगल एंटिटी हो गई, तो दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द ओनर ऑफ द होल प्रॉपर्टी। सारे फ्लैट्स का मिला के एक ओनर है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। लेकिन उसके जो जो मेंबर्स बनते जा रहे हैं उनको वो कोऑपरेटिव सोसाइटी उनके हिस्से का फ्लैट अलॉट करती जा रही है अकॉर्डिंगली उसी रेट से। अभी भी स्क्वायर फुट के रेट से ही पैसा ले रही है मेंबरशिप का, लेकिन बोल रही है कि मेंबरशिप का पैसा है। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भाई ऐसे लोग अगर ले रहे हैं मेंबरशिप तो उस मेंबरशिप को हम ये मानेंगे कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और हम उस प्रॉपर्टी से होने वाली सारी इनकम आपके हैंड्स में टैक्सेबल करेंगे। यू विल बी द डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके, अच्छा, जब ये मैटर पकड़ा गया तो बिल्डर लोगों ने सोचा यार अब क्या दिमाग लगाया जाए। उन्होंने पता है क्या दिमाग लगाया? अग्रीमेंट फ्लैट का बनता है मेंबरशिप का, अग्रीमेंट मेंबरशिप का बनता है बेटा, उसमें फ्लैट की डिटेल लिखी रहती है कि आपने अगर इतने रुपए देके मेंबरशिप खरीदी तो आपको ये वाला फ्लैट अलॉट किया जाएगा, ये इतने स्क्वायर फीट का इसका कारपेट एरिया है और ये स्पेसिफिकेशंस हैं, वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, चलो, जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला गेम पकड़ा गया तो बिल्डर लोगों को एक नया आइडिया आया। उन्होंने क्या किया, 99 ईयर्स की लीज साइन करी। बोला कि भाई प्रॉपर्टी मेरी है पर मैं तुम्हें दे रहा हूँ फॉर 99 ईयर्स। 99 ईयर्स के बाद अगर आप चाहें तो इस प्रॉपर्टी को परचेज कर लीजिएगा 5 रुपये और देके, 5 रुपीज़ ओनली या 10 रुपीज़ ओनली, 100 रुपीज़ ओनली, ऐसे कोई छोटा सा अमाउंट लिख के बोल देते हैं, 1 रुपी ओनली टोकन मनी। तब तक 99 ईयर्स की लीज पे है और मेरे को वो 99 ईयर्स का जो लीज रेंट है वो एक साथ चाहिए। वो कुछ भी 15 साल की 20 साल की लीज भी होगी तो बोलेंगे कि लीज के पीरियड के बाद 5 रुपए देके दे लेना। तो ऐसी जो लीजेस होती हैं वो एक्चुअली में लीज नहीं होती। लीज का मतलब समझते हो, रेंट। तो ऐसी जो लीज अग्रीमेंट्स होती है ना वो एक्चुअली में लीज अग्रीमेंट नहीं होती है, वो प्रॉपर्टी ही सेल की जाती है। जब आप 99 ईयर्स की लीज पे कोई प्रॉपर्टी किसी को दोगे और उनसे कह रहे हो कि 99 ईयर्स का पैसा मेरे को एक साथ चाहिए, तो पता है आप क्या करोगे, जितनी उसकी वैल्यू है मार्केट में आप उसी को बोल दोगे कि 99 ईयर्स की वैल्यू है, मुझे तो इतना ही चाहिए 99 साल के हिसाब से। आप पूरी की पूरी कीमत ले लोगे और फिर साइन कर दोगे कि हमने आपको लीज पे दिया, जाओ हैव फन। तुम चाहो तो इसको सबलेट भी कर सकते हो, चाहो तो प्रॉपर्टी अपनी जो लीज अग्रीमेंट है उसको किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हो, तुमको भी हम फर्दर लीजिंग का राइट दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के लीज अग्रीमेंट में बहुत सारे इस तरह के प्रोविजंस होते हैं। मतलब बेसिकली जितनी भी राइट्स हो सकते हैं एक प्रॉपर्टी को लेके एक ओनर के पास, वो सारे के सारे राइट्स जो टेनेंट है उसको लेसर कहा जाए, सॉरी लेसी, जो लीज पे ले रहा है प्रॉपर्टी को, तो जो लेसी होता है जो लीज पे ले रहा है प्रॉपर्टी को, उसके पास सारे अधिकार होते हैं। जैसे वो खरीदता प्रॉपर्टी को वैसे ही सारे अधिकार इसको लीज एग्रीमेंट में मिल जाते हैं अगर बड़े पीरियड का लीज एग्रीमेंट है तो इनकम टैक्स एक्ट ने इसको अमेंड किया अपने एक्ट को, और इनकम टैक्स एक्ट ने कहा कि भाई अगर आपने कोई लीज एग्रीमेंट साइन किया किसी से फॉर 12 ईयर्स और मोर, देन द लेसी इज कंसिडर्ड एज डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मैं एक बार लेसर और लेसी आपको बता दूं क्या होता है। लेट मी डुप्लीकेट स्लाइड्स, अरे डुप्लीकेट नहीं करना चाहिए था यार, इसको डिलीट ही कर देते हैं। रुको, इसको आई नीड टू इंसर्ट न्यू स्लाइड। हाँ, 99 ईयर्स बाद लीज रिन्यू होता है या वो उसका परमानेंट ओनर बन जाता है? नहीं बेटा, लीज को रिन्यू करना पड़ता है। 99 ईयर्स के बाद आपको कोई बहुत छोटा सा अमाउंट देके ओनरशिप मिल सकती है। इनफैक्ट दुकानें जो दी जाती है ना वो जेन्युइन लीज पे दी जाती हैं, मतलब पैसा तो पूरा ले लेते हैं आपसे, पगड़ी के नाम पे वो पूरा ही पैसा ले लेते हैं और फिर बोलते हैं ना कि आपको तभी भी 50 रुपए की रेंट या 5 रुपए की महीने की रेंट देनी पड़ेगी पूरे पीरियड में, बाकी के पीरियड में, और आपका जब लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तो हमें 20 रुपए दे देना, हम पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम लिख देंगे।
तो लीज पीरियड खत्म नहीं हुआ तो खत्म नहीं हुआ भाई 99। भाई दो चीज़ें हो सकती हैं, मान लो मैंने 99 ईयर्स की लीज पे कोई प्रॉपर्टी खरीदी, अब मुझे या तो मुझे बेचना है उस प्रॉपर्टी को, मैं कुछ साल रहा, मेरा मन भर गया, अब मैं बेचना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी अगली पार्टी को 99 ईयर्स की लीज पे दे दूंगा, मतलब जितना भी मेरा पीरियड बचा हुआ है मैं उतने पीरियड की लीज पे दे दूंगा, और ये लिख दूंगा कि एग्रीमेंट में कि भाई जब वो प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी, अगर लीज खत्म होने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस प्रॉपर्टी को परचेज करूंगा 50 रुपए दे के, और फिर मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी फर्दर सेल कर दूंगा उसी 50 रुपए में। सेम अग्रीमेंट वो लोग कर लेते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो जब भी प्रॉपर्टी एक से दूसरे के पास जाएगी, दूसरे से तीसरे के पास जाएगी, वो ऐसे ही चलती रहेगी। जिस दिन खत्म हुआ उस दिन सारे लोग ढूंढेंगे, अच्छा इससे खरीदा था, अरे भैया क्या हुआ, दिए कि नहीं रेंट, वो रेंट नहीं सॉरी, वो 50 रुपये 20 रुपये का अमाउंट जो था, जो दे के ट्रांसफर करवानी थी, तो वो अपने ऊपर वाले को पूछता है, वो अपने ऊपर वाले को पूछता है, फिर सारे लोग क्या करते हैं, ओनर के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं अरे मालिक अब तो ट्रांसफर कर दो, तो ओनर बोलता है हाँ लाओ 20 रुपये लाओ, तो 20 रुपये लेता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके उनके नाम पे कर देता है। फिर ये अगला बंदे को करता है, फिर अगले बंदे को करता है, फिर वो अगले बंदे को करता है, वो अगले बंदे को करता है, वो करते करते पूरी साइकिल फिर खत्म होती है 99 ईयर्स के बाद। तो बहुत 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 प्रॉब्लम्स होती है इसमें, लीज की प्रॉपर्टी में बहुत प्रॉब्लम्स है। बट खैर द थिंग इज दैट कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई अगर आपने 12 साल से ज़्यादा का लीज कराया है तो आप ही को ओनर माना जाएगा, और हाउस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम होगी आपके हैंड्स में टैक्सेबल होगी। मैं आपको लेसर लेसी बताना चाहता था, ये चीज़ यहाँ लिख दो, किसी को डाउट ना हो। लेसर कौन होता है, जिसने प्रॉपर्टी लीज पे दी हुई है, यानी कि कह सकते हो ओनर, एक्चुअल ओनर की बात कर रहा हूं मैं। लेसी कौन होता है, टेनेंट। सो इनकम टैक्स एक्ट इज सेइंग फॉर लीज अग्रीमेंट्स ऑफ 12+ ईयर्स, 12 साल से ज़्यादा की अगर लीज अग्रीमेंट है तो लेसी शैल बिकम ओनर। ठीक है, अब लेसर ओनर नहीं है, अब उस हाउस की जो इनकम है वो लेसी के हाथ में टैक्सेबल होगी, जिसने किराए पे लिया था। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया दोस्त। ये पॉइंट क्लियर करने के साथ साथ हमने ये 3 चीज़ें कवर कर ली बेसिस ऑफ चार्ज की, कि प्रॉपर्टी जो है उसमें सिर्फ बिल्डिंग होनी चाहिए, सॉरी प्रॉपर्टी में बिल्डिंग होनी चाहिए, सिर्फ बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग होनी चाहिए, बिल्डिंग के साथ लैंड है तो भी चलेगा, एसएससी ओनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए। साथ में हमने ये भी पढ़ लिया, डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। अब क्या बच रहा है भाई साहब, आ जाओ। अरे बिजनेस अभी ये तो हुआ ही नहीं, अभी तो दूसरा वाला हुआ था, तीसरा वाला हुआ ही नहीं था, तीसरा वाला आ जाओ। थर्ड पॉइंट, द प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर रनिंग एनी बिजनेस और प्रोफेशन हुज इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एसएससी। ये तीसरी कंडीशन थी अपनी, अपन ने अभी 2 कंडीशन पूरी करी थी, ये तीसरी कंडीशन बाकी रह गई थी। देखो सीधी बात है कि अगर एसएससी किसी हाउस प्रॉपर्टी को अपना खुद का बिजनेस चलाने के लिए यूज़ कर रहा है तो उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। सिंपल एक लाइन की बात, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। पर क्या दुनिया ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जिनको रेंटल इनकम से ही पैसे कमाने हैं, वो क्या करते हैं ना कि अपनी प्रॉपर्टी को दिखाते हैं कि मैं रियल एस्टेट डेवलपर हूँ, ठीक है, और रियल एस्टेट डेवलपर हो गया तो अब क्या हो गया, अब वो प्रॉपर्टी उनकी स्टॉक इन ट्रेड हो गई, यस, बिजनेस की प्रॉपर्टी हो गई। अब बिजनेस की प्रॉपर्टी है तो भाई बेचने के लिए रखी है ना, लेकिन नहीं बिक रही है तो क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे क्या? अरे क्या करेंगे खाली छोड़ के, अगर जब तक नहीं बिकती है तब तक किराए पे चढ़ा दो, इनकम आती रहेगी। यस, फेयर आइडिया, ठीक है जी, चाहने लगे, इनकम आने लगी। अब उस इनकम को हम कहाँ दिखाएं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाएं कि पीजीबीपी में दिखाएं, ये बहस छिड़ गई।
अच्छा, इस बहस में बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारे फेसेट्स थे, पर मैं आपको मेन चीज़ें ही बता रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कंटेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। अपने को मेन मुद्दा हाउस प्रॉपर्टी समझना है, तो मैं बहुत उसमें जाने तो, और आपके मन में अगर कोई सवाल आए तो तुम पूछ लेना। अगर तुम्हारा सवाल रहेगा तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा डीप में जाके ये चीज़ बता दूंगा। ठीक, अब देखो क्या हुआ। मेन मुद्दा ये उठा कि भाई कोई भी बिल्डर अगर प्रॉपर्टी बनाता है तो उसको बनाने में बहुत खर्चा लगता है, ऑफ कोर्स। साथ ही साथ उसको बेचने में भी बहुत खर्चा लगता है। मार्केटिंग दुनिया भर की करनी पड़ती है, कमीशन एजेंट्स बिठाने पड़ते हैं, सबकी कमीशन सेट है, बड़े बड़े ऑफिसेस खोलने पड़ते हैं शानदार, उसमें भाई बिजली चल रही, पंखा चल रहा है, प्रॉपर स्टाफ है, एक सेल्स है, टेलीकॉलर की स्टाफ है, वो कॉल कर रही है क्लाइंट्स को, बहुत सारा खर्चा लगता है। बिजनेस के लिए कोई इनकम आप कमा रहे हो, उसमें खर्चा लग रहा है, तो ऑफ कोर्स आप उस खर्चे को उस इनकम के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो, और जो नेट में प्रॉफिट बचा उस पर ही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कहाँ आएगा खर्चा? घर पे बैठ के तुम्हें किराया मिल रहा है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे मैटर जाता है फंस, यहाँ हो जाती चीजें कॉम्प्लिकेट। तो जो एसएससी है वो क्या चाहता है, जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है ना रेंटल से, वो चाहता है यार किसी तरीके से ये अगर बिजनेस हेड में आ जाती मेरी रेंटल इनकम, तब तो मैं क्या करता, उसमें अनाप शनाप खर्चे दिखा के लॉस दिखा देता या बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाता। और अगर ऐसा नहीं हो पाया, वो बिजनेस की साइड में नहीं दिखा पाया, उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाना पड़ा, तब तो कोई खास छूट नहीं मिलेगी। आप आगे पढ़ोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कंप्यूट करते हैं, तो आपको रियलाइज़ होगा कि बस एक ही दो छूट है जो अच्छी मिलती है और कोई खास छूट नहीं मिलती है। पूरी की पूरी इनकम भाई साहब टैक्सेबल हो जाएगी। समझ में आई बात? यस। तो अब एसएससी क्या चाहेगा कि भाई बिजनेस इनकम हो जाए, तो एसएससी क्या करेगा कि वो भले उसको किराए पे देने के लिए उसने घर लिया है, वो उसको दिखा देगा कि भाई हमने जो है ये प्रॉपर्टी का ये प्रॉपर्टी सेल करने के लिए बनाई है, एंड विल सेल इट इवेंचुअली। जब भी कस्टमर मिलेगा तो बेच देंगे, जब तक नहीं बिक रही है तब तक रेंटल इनकम ले रहे हैं, और इसको स्टॉक इन ट्रेड दिखा के पूरी इनकम पीएल में ले जाता है। तो इनकम टैक्स एक्ट ने 1 2 साल 3 साल देखा, फिर उसे समझ में आ गया कि ये लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपनी रेंटल इनकम को छुपाने के लिए स्टॉक इन ट्रेड वाला नाटक कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट ने कहा कि भैया देखो, अगर तुम बिल्डर हो और तुम्हारा वाकई में काम जो है वो, पेन क्यों नहीं चल रही यार, ये तुम्हारा वाकई में जो काम है वो प्रॉपर्टी को सेल करना है, तो भाई बनाओ, सेल करके हटाओ। इनकम टैक्स एक्ट कहता है भैया 2 साल का समय है तुम्हारे पास, 2 साल में तुमने किराए पर अगर नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि उस प्रॉपर्टी की सारी इनकम क्या है, टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आई बात? इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है भाई अगर आप वाकई बिल्डर हैं तो आप रेंट से पैसा कमाने थोड़ी आए हैं, आपको प्रॉपर्टी को बेचना था। चलो हम मानते हैं प्रॉपर्टीज तुरंत नहीं बिकती, लेकिन यार 2 साल बहुत होता है। 2 साल में अगर तुम प्रॉपर्टी बेच नहीं रहे हो मतलब तुम बेचना ही नहीं चाहते हो। यहाँ इतने सारे लोग हैं जिनके घर पे छत नहीं है, अगर तुम्हें बेचनी ही होती ना तो तुम बेचते, तो बहुत से खरीदार मिल जाते तुम्हें। ठीक। सो इफ द प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, नॉट लेट आउट, मतलब वो अपने बुक्स में ये नहीं दिखा रहा कि मैंने किराए पे दे रखा है, वो तो कह रहा है भाई मेरा स्टॉक इन ट्रेड है। अब तब तक जब तक नहीं बिक रहा है तब तक तो भाई साहब थोड़ा बहुत किराया आ जा रहा है, क्या करना है। सो द प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एंड इज नॉट सोल्ड फॉर 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इज ऑब्टेन्ड। जब भी कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है ना, तो नगर निगम के पास एक एप्लीकेशन जाती है कि भैया ये देखो हमारा काम पूरा हो गया है, इंजीनियर का सर्टिफिकेट लगता है, तो नगर निगम आपको देता है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। उस प्रॉपर्टी पे आप कोई भी काम नहीं कर सकते जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ना मिल जाए। कोई भी काम नहीं कर सकते मतलब ऐसा नहीं कि बेच के कोई रहना चालू कर दिया किसी ने और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन नहीं मिला है। इट इज़ अ सेफ्टी हैजार्ड।
तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं चाहता कि अभी बिल्डिंग आधी बन रही है, उसी में पता परिवार रह रहा है, कभी ईंटा गिर गया, कभी कुछ हो गया, किसी को चोट आ गई, तो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जब मिल जाएगा तभी वहाँ कोई रहना स्टार्ट कर सकता है, या जिस भी पर्पज़ के लिए वो बिल्डिंग बनी है तभी उसका यूज़ हो सकता है, जब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल जाए। तो जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है उस दिन नहीं बोलना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर बोलना चाहिए, जिस फाइनेंशियल ईयर में सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल रहा है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से आगे के 2 साल और गिन लोगे। तो सपोज करो कि प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है 8 अक्टूबर 2021 को, तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हुआ? 21-22। तो अब 22 एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2022 को। अब वहां से 2 साल जोड़ दो, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24, 31 मार्च 24 तक अगर वो प्रॉपर्टी नहीं बिकी तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि तुम घंटा के बिल्डर हो, तुम खाली किराए पे चढ़ा रहे हो, अब तुम्हारी इनकम जो है उसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करेंगे। क्लियर? यस। कुछ लोग और तेज बनते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे भाई साहब हमने थोड़ी किराए पे प्रॉपर्टी, अरे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है भाई साहब, हमारा तो बिजनेस ही यही है। हमारा बिजनेस क्या है? लेटिंग आउट प्रॉपर्टी ऑन हायर। अब चूंकि ये मेरा बिजनेस है तो मैं इसको बिजनेस इनकम में दिखाऊंगा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में दिखाऊंगा। तो इनकम टैक्स एक्ट ने कहा कि भाई बेवकूफ किसी और को बनाना। इवन इफ द एसएससी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट प्रॉपर्टी ऑन हायर, income from such property shall still be taxable under the head income from house property and not profits and gains from business or profession. ये पॉइंट समझ में आया? Even if the assessee is engaged in the business of letting out property on hire, it is still taxable under the head income from house property. Clear? अरे बड़ी सिंपल सी बात है भाई, लोग क्या चाहते हैं, एसएससी क्या चाहता है? एसएससी चाहता है कि भाई मेरी जो हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम आ रहा है ना वो कहीं से पीजीबीपी में चला जाए तो मेरा टैक्स बच जाएगा, क्योंकि पीजीबीपी में 10 तरह के खर्चे क्लेम कर सकता हूँ। तो वो क्या करता है, वो बोलता है इनकम टैक्स से कि भैया ये मुझे किराए का पैसा नहीं आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी से, वो तो मैं बिजनेस करता हूँ प्रॉपर्टीज को किराए पे चढ़ाने का। तो आप बात को घुमा फिरा के जितना भी बोल दें, गवर्नमेंट कह रही है कि भैया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही मानेंगे हम इसको। आप ओनर है प्रॉपर्टी के, बिल्डिंग बनी हुई है, बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, नहीं अपने बिजनेस के लिए तो यूज़ नहीं कर रहा है ना वो, इसको बिजनेस मानती ही नहीं है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कह रही है किराए से पैसा कमा रहे हो, वो बिजनेस नहीं है तुम्हारा, वो क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। क्लियर हुआ कौस्तभ? ये सिर्फ बहानेबाजी है लोगों की, कहते हैं कि बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट में, कोई बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट फॉर टुडेज क्लास, मेरे को लगता है ये फिर खत्म होने वाला है, फिर स्टार्ट करना पड़ेगा 10 मिनट के लिए, तो आई जस्ट रैप इट अप टुडे ऑन दिस पॉइंट। आगे का भी जो टॉपिक है वो आई थिंक, लेट मी चेक, अच्छा एक्सेप्शंस है, चलो ठीक है आज रूल पढ़ दो उसके बाद एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। Even if the assessee is a company which is incorporated for the purpose of owning house property, income from such property shall still be taxable under the head income from house property and not PGBP। लंबा सा सेंटेंस लिखा है पर इसका मतलब बड़ा सीधा है। कई बार लोग क्या करते हैं कि भाई मेरे हैंड्स में मान लो प्रॉपर्टी है, अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो गई हैं तो क्या करें, बीवी को देंगे तो भी इनकम टैक्स बोलेगा कि नहीं आप ही डीम्ड एसएससी हो, आप ही डीम्ड ओनर हो। तो क्या करते हैं वो लोग, कई सारी कंपनियां बना लेते हैं, हर प्रॉपर्टी एक कंपनी के नाम पे खरीदते हैं। नई प्रॉपर्टी जब खरीदने जाएंगे ना तो कंपनी के नाम पे खरीदेंगे, फिर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदनी है वो दूसरी कंपनी के नाम पे खरीदेंगे। तो इस तरह क्या होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है। तो आपने अगर ये बोला इनकम टैक्स ऑफिसर से कि भाई साहब ये देखो हमने ये कंपनी बनाई है, इस कंपनी का बिजनेस क्या है, इस प्रॉपर्टी को ओन करना। वो ये नहीं कह रहा है कि मेरा बिजनेस लेटिंग आउट है, वो बोल रहा है मेरा बिजनेस तो है इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना। कंपनी का काम सिर्फ इतना है कि प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखें। अब उससे जो रेंटल इनकम आ रही है वो तो इंसिडेंटल है, तो हम उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, हम उसको पीजीबीपी में दिखाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट कहता है देखो भाई
बेवकूफ़ किसी और को बनाना। तुम चाहे कंपनी बना के प्रॉपर्टी होल्ड करो, चाहे तुम बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट बोलो, हम सीधे सीधे जानते हैं कि तुम ओनर हो, तुम पास प्रॉपर्टी है, तुम प्रॉपर्टी को बिजनेस में यूज़ नहीं कर रहे हो, उस पर इनकम कमा रहे हो, लाओ हमको टैक्स दो। ठीक है, इवन इफ द एसएससी इज अ कंपनी, ये सारे मैं कौन से केस बता रहा हूँ कि यार आदमी कुछ भी ट्राई कर ले, उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? ओके, यहां पे रैप अप करें, 10 मिनट ही बचे हैं। अब 10 मिनट के लिए मेरे को फिर से नया जूम क्लास लाना पड़ेगा, फिर मैं बोलूंगा सबको लिंक भेजूंगा, सब बच्चे आएंगे उतने में वो 10 मिनट बीत ही जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास से ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं नए, अभी तो आज फ्राइडे है ना, आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है, टुडे इज व्हाट 5th ऑफ अगस्त ना। तो ऐसा करेंगे, संडे अपनी छुट्टी रहती है, आई टेक दिस संडेज टाइम, और संडे में अपना जो भी शिफ्टिंग करना है अपने को नए प्लेटफॉर्म पे वो अपन कर लेंगे, और जैसा भी होगा आपको व्हाट्सएप पे अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ नाइस क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। गुड नाइट गाइज एंड कीप बीइंग ऑसम। See you guys again, same time, maybe not the same channel, on Monday. Till then, tata, bye bye.